हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। जो डीडी सेट का एग्जाम बेटा आप लोगों का आया हुआ है, डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके 2024 का, जिसके थ्रू आप डिप्लोमा से डिग्री में आप जाएंगे। ठीक है, जब ये एग्जाम अनाउंस हुआ, जब हम लोगों ने आपको सिलेबस बताया, ठीक है, इस एग्जाम के बारे में बताया, तो काफी बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि सर क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम की। दूसरा क्वेश्चन, सर क्यों मैं अभी से तैयारी करूं। और तीसरा क्वेश्चन, सर क्या इसका सिलेबस वाकई में यही रहने वाला है या आने वाले एक आध महीने के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ आपके मन में क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड करूं और आपके मन के ये जो डाउट्स है ना, इनको मैं रिजॉल्व कर दूं, ताकि बहुत ही जल्द जब हम लोग वेबिनार करने वाले हैं 30 दिसंबर को, ठीक है, शाम को 6:30 बजे से, तो आप सब उस वेबिनार को ज्वाइन कर पाएं। ये वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है हर स्टूडेंट के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं, देखो अभी आप लोगों ने YouTube पे देखा होगा, इतना सारा कुछ चल रहा है अभी YouTube पे कि भैया बिना सोचे समझे कुछ भी मत खरीदो। ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी चीज मत कर लो, किसी की बात में आके सिर्फ कुछ चीजें मत खरीद लो, पहले उसको समझो। यार हम 1 किलो आलू भी लेते हैं ना, 1 किलो आलू, तो हम 1 किलो आलू को भी बड़ा देख समझ के लेते हैं कि यार क्या ये आलू सड़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, बट हम लोग जो हमारे करियर को डिसाइड करने जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं है और सिर्फ लोगों की बातों में आके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से फिर हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इन सब डाउट को क्लियर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये पूरा वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डीडी सेट एग्जाम 2024 के बारे में, वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम। भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे अभी मन में कि यार ये तो एग्जाम अभी अभी अनाउंस हुआ है, हो सकता है गवर्नमेंट इस एग्जाम को कैंसिल भी कर दे और इस साल की एंट्रेंस डायरेक्टली ले ले। ठीक है, कोई बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या ही फर्क पड़ता है, अगर नहीं भी पढ़ के देते हैं और खुद से जाके अटेम्प्ट कर दें एग्जाम, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फर्क क्या पड़ने वाला है वो समझाता हूं, आइए। लेट अस सपोज आपने इस एग्जाम की तैयारी नहीं की और आपने बोला यार कि एग्जाम मार्च में होने वाला है, मार्च में नहीं हो, चलो अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल में नहीं हो, चलो मई में हो जाएगा। मार्च अप्रैल मंथ 3 महीने में तो एग्जाम करवाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। कारण है इसका कि जून और जुलाई से आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक तो आपको एंटर होना ही पड़ेगा डिग्री के अंदर। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने बोला यार कि मैं तैयारी नहीं करूंगा डीडी सेट एग्जाम की, मैं तो खुद से तैयारी करके जाऊंगा इस पेपर को लिखने। और उसके साथ का ही एक स्टूडेंट था जो उसका साथ का दोस्त था, उसने बोला नहीं यार मैं तो प्रॉपर तैयारी करूंगा, ठीक है, उसके बाद इस एग्जाम को देने जाऊंगा। दोनों में अंतर क्या है उसको समझिएगा। मान लीजिए आपने देखो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स को और इंग्लिश को पढ़ा नहीं है आपने। ठीक है, अब ये 4 सब्जेक्ट आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, या पढ़े हैं तो बहुत लिमिटेड पढ़े हैं, तो आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। फर्स्ट थिंग, अब आप पेपर दे के भी आते हैं। लेट अस सपोज पहला बच्चा जिसने कोई कोचिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, खुद से पढ़ाई की, और इस बच्चे ने डीडी सेट का एग्जाम दे के आया और आउट ऑफ कितने 200 में से लेट अस सपोज कि इस बच्चे के 40 या 50 मार्क्स आ गए। इसी के साथ में इसका एक दूसरा दोस्त था जिसने प्रॉपरली तैयारी की, कोचिंग वगैरह लेके, और पेपर दे के आया और इसके एग्जाम में मार्क्स आ गए आउट ऑफ 200 में से सपोज करिए इसके मार्क्स आ गए 120। अब फर्क क्या पड़ने वाला है वो समझाता हूं। ह्यूज डिफरेंस पड़ने वाला है, ह्यूज डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए देखते हैं। वो जो बच्चा जिसने कोई तैयारी नहीं की थी, खुद से पेपर दे के आया, उसको एक एवरेज कॉलेज मिलेगा। एक एवरेज कॉलेज, मैं कॉलेज के नाम नहीं लूंगा पर मैं आपको बता रहा हूं, एक एवरेज कॉलेज मिलेगा। अब एवरेज कॉलेज मिला तो पढ़ाई तो होने वाली ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वाला सेंटेंस डाला नहीं कि भैया वहां पढ़ाई होगी, या होगी तो बड़ी लिमिटेड होगी। ठीक है, चलो पढ़ाई नहीं हुई, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, और मस्ती तो फुल ऑन होगी भाई। ठीक है, फुल ऑन मस्ती होगी। आप मतलब 3 साल रिग्रेट नहीं करने वाले कि यार कैसा कॉलेज लिया, लगेगा मस्त कॉलेज लिया, इससे तो अच्छा कॉलेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब फुल ऑन मस्ती हो गई। अब समय आएगा आपका आखिरी साल जो आपका 4th ईयर रहेगा, जिस साल आपको प्लेसमेंट चाहिए होगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कारण एवरेज कॉलेज में कंपनीज आती ही नहीं है। जब कंपनीज आएंगी ही नहीं तो प्लेसमेंट मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो यहां पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब समस्या क्या हो गई ना, यहां आपने 3 साल तो फुल ऑन एंजॉय किया, 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर,
उसके बाद के आने वाले 30 साल आपके गुजरने हैं कैसे? बहुत बेकार, बहुत बेकार, वर्स्ट सिचुएशन, एकदम वर्स्ट सिचुएशन। चलो इससे भी एक वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, किसी बच्चे ने बोला मैं एग्जाम दूं ही नहीं, ठीक है, मैं डिप्लोमा होल्डर ही रह जाऊं, तो भैया उनकी सिचुएशन तो इनसे भी खराब हो जाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हो मार्केट का सिनारियो क्या चल रहा है। अब आते हैं इसके सेकंड केस पे, किसी बच्चे ने ढंग से तैयारी की। अब बच्चे ने ढंग से तैयारी की तो क्या होगा भैया, उसका अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वहां पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी करवाएंगे आपको। हाँ, मस्ती वगैरह नहीं होगी या होगी तो बड़ी लिमिटेड होगी, पर पढ़ाई बहुत अच्छी करवाई जाएगी। पढ़ाई अच्छी करवाई गई, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छा दिया गया, साइट विजिट वगैरह हुई। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? सीधा सीधा फर्क दिखेगा आपको, या तो आप गेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, गेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि गेट एग्जाम आपको फाइनल ईयर में देना ही पड़ेगा, प्री फाइनल ईयर में भी आजकल एलिजिबल हो गए बच्चे इसके लिए। या फिर आप जीपीएससी का एग्जाम लिखेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे तो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं, या आपका प्लेसमेंट हो जाए। अब ये मैं क्यों और में रख रहा हूं, क्योंकि अलग अलग ब्रांच वाइज है। अगर कोई बच्चा सीएस का होगा तो उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, वो गेट से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो गेट, जीपीएससी और प्लेसमेंट तीनों में ही उसका बोलबाला है, ठीक है। तो ये अपने अपने ऊपर है कि हम कौन सी ब्रांच के बारे में बात करें, बट हर ब्रांच के लिए कॉमन पैरामीटर्स क्या रहेंगे? प्लेसमेंट तो रहेगा ही रहेगा और गेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप खुद देखिए, अगर आपने अच्छा कॉलेज चुना ना तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, और ये सब मिलता है बच्चों को, क्योंकि पिछले सालों में ये मिला हुआ है बच्चों को, इसीलिए इतने श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल पा रहा हूं। तो आप देखिए, यहां 3 साल आपने मस्ती ज्यादा नहीं की, सीरियस पढ़ाई की है आपने, पर इन 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि पैसे को आप इन्वेस्ट करते जाइए, पैसा रिटर्न देगा एक दिन, यही आपने यहां किया है। आपने अपनी लाइफ को इन्वेस्ट किया है 3 साल। अब 3 साल के बाद जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है ना भाई साहब, 40 लाख का पैकेज भी लगा है बच्चों का। मैं ब्रांच वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल पूरी इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं कि 40 लाख तक का भी पैकेज लगता है। 13 लाख तो एवरेज पैकेज बच्चों का लग ही जाता है। अब बच्चे यहां पे कमेंट में बोलेंगे 13 लाख किसका पैकेज लगता है? भाई अगर अच्छा कॉलेज लोगे, अगर अच्छा कॉलेज लोगे तो आपका प्लेसमेंट होगा, और इतना तगड़ा ही प्लेसमेंट होगा। 6-7 लाख की कंपनीज तो आपकी अच्छे कॉलेज में रेगुलर बेसिस पे आती हैं, रेगुलर बेसिस पे। बच्चा बोला मान लो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भाई गेट एग्जाम क्रैक करो, मास्टर्स के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। गेट की तैयारी लोग जनरली सोचते हैं कि भैया गेट की तैयारी से क्या प्लेसमेंट कवर होता है, क्या जीपीएससी कवर होता है? बिल्कुल कवर होता है भाई। कोई बच्चा अगर सिविल में है, मैकेनिकल में, तो जीपीएससी की तैयारी करिए आप। जॉब्स ही जॉब्स हैं, बट किन के लिए? जो एक अच्छे कॉलेज के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक सिस्टमैटिक वे में पूरी मेहनत की है। अब आपका रिटर्न मिलने का टाइम आ जाएगा। ये कब? जब आप अपने 3rd ईयर और फाइनल ईयर में होंगे, ये बच्चे रह जाएंगे। तो ये अंतर है डीडी सेट एग्जाम देने का और अच्छे से देने का। जो नॉर्मली सिर्फ जा रहे हैं डीडी सेट एग्जाम को अटेम्प्ट करने, आपके लिए ये पूरा पाथ रहने वाला है, देख लीजिए। और जो बच्चे अच्छे से प्रॉपर कोचिंग करके, प्रॉपर तैयारी करके जाएंगे इस एग्जाम के लिए, उनका ये पाथ है, आप देख लीजिए। और हमेशा तराजू का ये हिस्सा आपके एंड पे झुका हुआ रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की। अब अगला पॉइंट आता है, सर अगर ये एग्जाम इतना ही इंपॉर्टेंट है तो तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? क्वेश्चन आता है ना भैया, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? मन में डाउट तो आता ही होगा, भाई तैयारी कब से शुरू करें? व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर डीडी सेट एग्जाम? तो देखो, ये एग्जाम मार्च के लिए अभी टेंटेटिव है कि मार्च में हो जाएगा। चलो मैं बोलता हूं बुरे से बुरी कंडीशन में मार्च में नहीं हुआ तो अप्रैल या मई में तो हो ही जाएगा, इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा ये एग्जाम। मार्च तक तो होना ही होना है, बहुत ही बुरी किस्मत रही तो कहीं अप्रैल या मई में जाएगा। अब यहां पे अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बट वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 30 दिसंबर को एक वेबिनार देने वाले हैं हम लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर बच्चा जाके इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करें। रजिस्टर कैसे करना है इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी फिल कर सकते हैं गूगल फॉर्म। आप वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करिए, वहां बताने वाला हूं कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज टेंटेटिवली मिल सकता है आपको, और क्या और बेनिफिट्स हैं डीडी सेट एग्जाम के, ठीक है। ये सब वेबिनार में डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे ही आपने वेबिनार अटेंड किया, नाउ अब स्टार्ट हो गया कौन सा? 31 दिसंबर का दिन। 31 दिसंबर से लेके
मुझे लगता है 2 जनवरी के बीचों बीच आपको बैच में रजिस्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, बैच में रजिस्टर कर लेना चाहिए, कारण 3 महीने का एक प्रॉपर समय मिले और प्रॉपरली हम मेहनत करें और उस एग्जाम को क्रैक करें ढंग से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम तो फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, किसी को भी एग्जाम के बारे में क्या ही पता होगा, तो हम एक काम करते हैं, इस बार खुद से इस एग्जाम को लिखते हैं, जाके देखते हैं कितना स्कोर होता है, फिर अगले बार तैयारी करके देंगे। भाई साहब, आपके पास अगले बार का समय ही नहीं बचा है, कारण अगर इस बार आपने इस पेपर को ढंग से नहीं दिया और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप लेंगे वापस से ड्रॉप लेंगे तो पूरा 1 साल खींच जाएगा और फिर आप अगले साल का डीडी सेट एग्जाम लिख रहे होंगे। अब इसका नुकसान क्या है वो समझाता हूं। मान लो आपके दोस्त ने इस साल ही ये एग्जाम अच्छे से लिखा और उसको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, आप रह गए इस बार। अब आपका दोस्त पहुंच गया किसमें, सेकेंड ईयर में, आप इस साल रह गए ड्रॉप में। अगले साल आपका दोस्त थर्ड ईयर में, आप सेकेंड ईयर में, उसके अगले साल वो फाइनल ईयर में, आप थर्ड ईयर में, उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, अभी भी आप फाइनल ईयर में रह गए हैं। अब वो जॉब में चला गया, आपने अभी फ्रेशर से ज्वाइन किया। ये जो 1 साल का गैप है ना, ये थ्रू आउट मेंटेन रहेगा। जो इंक्रीमेंट उसको मिलेगा वो आपको 1 साल बाद नसीब होगा, जो अचीवमेंट वो पा चुका होगा वो आप 1 साल बाद पाएंगे, जहां पे वो रिटायर होगा वहां पे आप 1 साल बाद पहुंचेंगे। ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एज लिमिट होती है, तो जब वो रिटायर होगा आप भी उसी समय रिटायर होंगे, बट आपकी पोस्ट कम रह जाएगी, कारण आप 1 साल जूनियर रहेंगे उनसे। तो जो अपने को लगता है ना भाई कि ये तो 1 साल का ही समय है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, भाई साहब 1 साल में आपका जो इंक्रीमेंट होने वाला है ना जॉब में वो रह जाएगा और ये थ्रू आउट गैप मेंटेन होने वाला है। तो लोग जनरली बोलते हैं समय के साथ देख लेंगे। अरे समय के साथ क्या ही देखोगे, समय किसी देखने के लिए रुकता थोड़ी ना है, समय अपनी गति से चल रहा है, आपको समय के साथ साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। जो लोग समय के साथ साथ चलते गए वो बहुत कुछ बन गए और बड़े से बड़ा व्यक्ति समय के साथ चला हुआ है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चल पाया वो कहीं पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। यार ये बड़ा मार्केट में ट्रेंड सा चल रहा है कि सर इस साल डीडी सेट एग्जाम का सिलेबस चेंज होने वाला है क्या, करते हैं चर्चा इस पे। पहले ये बता दूं कि ये सिलेबस सही है कि नहीं है, चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला, वो हम आखिरी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखो, एज पर द सिलेबस बात करता हूं तो इंग्लिश और मैथ्स तो आपके लिए रिक्वायर्ड है ही है। इंग्लिश क्यों रिक्वायर्ड है, कई बच्चे डिप्लोमा गुजराती में करके आते हैं, कई बच्चे बोल रहा हूं मतलब 70% बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा गुजराती में किए हुए हैं। मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने सालों से पढ़ा रहा हूं। जीपीएससी क्लास 3 के लिए जो डिप्लोमा के बच्चों के लिए होता है, क्लास 2 के लिए, क्लास 1 के लिए, गेट के लिए, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं हम कि हमने तो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को सिलेक्ट करवाया हुआ है। पर वहां पे एक प्रॉब्लम फेस की है कि जो बच्चे डिप्लोमा के बाद आते हैं ना क्लास 3 के लिए, उनके पास एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती, अब आता है सिर्फ गुजराती। समस्या यहां बिगड़ जाती है क्योंकि आपका जो पूरा डिग्री होने वाला है उसमें इंग्लिश मैंडेटरी कंडीशन रहेगी भाई, आपका पूरा पेपर इंग्लिश में। ठीक है, आपका जितना प्लेसमेंट होने वाला है वो पूरा इंग्लिश में, आप जिधर इंटरव्यू देने वाले हैं वो पूरा इंग्लिश में। ठीक है, आप किसी से वर्बली कम्युनिकेट करेंगे वो पूरा इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलता बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अंग्रेज बन जाओ, ना ना ना, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि अगर कोई टेक्स्ट बुक अगर इंग्लिश में लिखी गई है तो हम उसको पढ़ के समझ सकें, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। मानते हो ये बात, तो इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। सेकंड, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से बड़ा सरदर्द है बच्चों का, क्यों, मैंने देखा है जब डिप्लोमा के बच्चे डिग्री में एंटर होते हैं ना तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत ही मैथ्स है। कारण जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो हम मैथ्स उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है या सिखाया भी ढंग से नहीं जाता। अब दिक्कत क्या हो जाती है, मैथ्स रह जाता है कमजोर। मैथ्स कमजोर रह गया तो अब क्या फर्क पड़ता है, कोई ब्रांच उठा लो, सीएस उठा लो, सिविल उठा लो, मैकेनिकल उठा लो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन, डबल ई, केमिकल, हर ब्रांच में बेसिक मैथ्स तो लगेगा ही, लगना ही है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, ये लगेगा ही लगेगा। अब जब ये लगेगा ही लगेगा तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना भाई, नहीं सीखे तो वीक रह जाओगे। जहां पे पूरी क्लास में अगर 60 स्टूडेंट बैठे हैं
और 58 59 स्टूडेंट्स को बन रहा है, आप इकलौते को नहीं बन रहा, तो भाई समय के साथ साथ और सबके साथ साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा आपको, तो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैथ्स तो अच्छा है इनने रखा है और इंग्लिश भी अच्छा रखा है। अगला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। ये बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? सीएस का बच्चा बोलता है हमको फिजिक्स किधर लगेगी, बात सही भी है। अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की, वहां पे फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा, तो आपको करंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बहुत डाउट होने लग जाएंगे। अगर आपको बेसिक फ्रिक्शंस वगैरह नहीं आते, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस नहीं आते आपको, आपने मैकेनिक्स को बराबर सॉल्व नहीं किया, तो भाई आप अटको किस किस ब्रांच में, मैकेनिकल और सिविल में। क्योंकि मैकेनिकल में जब आप जाओगे तो फ्रिक्शंस वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, सिविल में आप आओगे तो बेसिक मैकेनिक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, फोर्स रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारा डाउट कब सॉल्व होगा? जब आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट तो मुझे लगता है ठीक ठाक इनने रखे हैं, इनको रखना भी चाहिए था। मेनली दिक्कत है केमिस्ट्री के ऊपर, कारण बाकी सारी ब्रांचेस को छोड़ दो ना आप एक तरफ, और केमिकल और सिविल को एक तरफ छोड़ दो, तो बाकी ब्रांचेस को मुझे लगता नहीं केमिस्ट्री इतनी रिक्वायरमेंट होगी, कारण आपको कभी भी आ गया केमिस्ट्री को यूज ही नहीं करना। ठीक है, बट सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? सिविल के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जहां पे आपको पढ़ना होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहां पे आप पढ़ते हैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वहां पे पूरा पूरा केमिस्ट्री का ही रोल है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। केमिकल इंजीनियरिंग में पूरा पूरा केमिकल के ऊपर ही खेलना है आपको, तो वहां पे भी आपको केमिस्ट्री आनी ही चाहिए। तो एज पर अगर मैं सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग देखूं तो ये सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए था, बट बाकी ब्रांचेस के हिसाब से ये सब्जेक्ट नहीं भी होता तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं जाता आपको। बट अब तो ये हो चुका है, सिलेबस नोटिफाई हो चुका है, और इस साल का पेपर जो बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इस साल के पेपर में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है एज पर दी रिक्वायर्ड सिनारियो। जो अभी तक का प्रेजेंट कंडीशन है, जो अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, उसके हिसाब से ये सिलेबस मुझे लगता नहीं है चेंज होगा। चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, बट चेंज नहीं होगा। हाँ, अगले साल के लिए क्या सोच सकती है गवर्नमेंट कि फिजिक्स, मैथ्स और सॉफ्ट स्किल को पेपर 1 में रख दे और पेपर 2 लेके आए। कम से कम अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हो तो एक पेपर होना चाहिए आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच का टेक्निकल। जैसे अगर बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, अगर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आनी चाहिए उसको। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस के लिए करना चाहता है तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आनी चाहिए उसको। ठीक है, तो जो भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका कम से कम बेसिक एक सब्जेक्ट डाल दे आपको। ठीक है, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे ना कि मैंने डिप्लोमा करके अपना टाइम पास कर दिया है। डिप्लोमा में आपने जो भी पढ़ा वो आपको एक सब्जेक्ट देना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ठीक है, जब अगले बार आप पेपर का पैटर्न सेट करें, ठीक है, तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट कम से कम इंट्रोड्यूस करिए और उसका वेटेज रखिए आराम से। अगर इनका वेटेज रख रहे हो 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो लगभग इतना पूरा का पूरा मिला के टेक्निकल भी होना चाहिए, तब तो बच्चे को अच्छे से जज कर पाएंगे। बट इस साल कोई भी चेंजेस होने वाले हैं नहीं, जो भी चेंजेस होंगे वो अगले साल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इस साल के लिए सिलेबस यही है। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, टाइम खराब मत करो अपना। ठीक है, सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले एक वेबिनार अटेंड करिए। कब है ये वेबिनार? तो ये वेबिनार है आपका 30 दिसंबर को 6:30 बजे शाम को। करना क्या है इसके लिए? ये रहा QR कोड, जस्ट स्कैन करिए, एक फॉर्म आएगा उसको फिल करिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना। जो भी अपडेट है रिगार्डिंग दी वेबिनार, रिगार्डिंग दी एग्जाम, वो कहां मिलने वाला है आपको? सब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जाइए इस QR कोड को स्कैन करिए और टेलीग्राम चैनल को सीधा ज्वाइन करिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, स्कैन नहीं हो पा रहा है ये, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है गूगल फॉर्म की भी, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट अस सपोज, अगर मैं एकदम बेकार केस ले लूं, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि आप टेलीग्राम चैनल को इससे भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लिंक से भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप जाइए टेलीग्राम पे। आप जाइए कहां पे? टेलीग्राम पे, और वहां जाके सर्च करिएगा एक्यूमेन DD सेट एग्जाम 2024 और इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद आपसे बात की जाएगी, जब आपने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, आपसे बात की जाएगी, आपको वेबिनार के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा हमारी टीम के थ्रू, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। बट वो सबसे आखिर का प्रोसेस होगा। ठीक है,
इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि और कुछ इंफॉर्मेशन अभी आपको चाहिए, कमेंट में डालिए, डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर चुके हैं मृणाल सर, ठीक है। फैकल्टीज यार हमारे पास ना बहुत जबरदस्त पूल है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही हैं हम, तो स्टार्टिंग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही है, और गुजरात में इसीलिए भगवान की दुआ से आज तक मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि पढ़ाते बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए पढ़ाते हैं यार, बिल्कुल सुकून से पढ़ाते हैं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब ये वेबिनार अटेंड करने वाले हैं, मैक्सिमम तादाद में आओ यार, कि दिखा दो कि यार भाई हाँ कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई बंदा कितना सोच सकता है। आओ इस वेबिनार को ज्वाइन करो, वेबिनार को पूरा अटेंड करो, एंड तक अटेंड करो, उसके बाद अपनी लाइफ का डिसीजन लो। कभी भी डिसीजन लेने में, और वो भी जो हमारे पूरे लाइफ को चेंज करने वाला है, उसके लिए कभी भी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। जब बड़ा टारगेट देखना होता है ना, हमेशा जब हमको लाइफ में देखना होता है कि हमारे आज से 30 साल बाद 40 साल बाद क्या करना है, हमें कहां जाना है, हमें कहां पहुंचना है, हमें तो 2 कदम पीछे हट के एक बार अपने आप को थोड़ा जूम आउट करके देखो कि यार हाँ कहां पहुंचना चाह रहा हूं। ये जो 2 कदम आप पीछे हटे हैं ना, ये क्यों हटे? ताकि आप सोच सकें। एक बार ध्यान से अपना फैसला लेने से पहले सोच समझ लें, चीजों को अच्छे से पूरा अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट मुकेश राय यहां आपको बाय बाय कहता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।